मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में कि मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है, क्या क्या टूल्स होते हैं, क्यों इनको यूज किया जाता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। देखो पहली चीज क्या है, आरबीआई के पास ना दो टाइप्स के मेजर्स होते हैं, ठीक है ना। अगर मैं मेजर्स की बात करूं तो दो टाइप के मेजर्स हुए, कौन से, एक हो गया क्वालिटेटिव, ठीक है, और दूसरा हो गया क्वांटिटेटिव, ठीक है ना। तो ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेजर्स यूज किए जाते हैं आरबीआई के द्वारा। अब यूज क्यों किए जाते हैं, ताकि जो मनी सप्लाई है उसको कंट्रोल किया जा पाए या फिर क्रेडिट फ्लो को। देखो होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको ना इन्फ्लेशन के बारे में आपको थोड़ा जानकारी तो होगी और डिस्कशन में आज के लेक्चर में आपके साथ कर भी लूंगा, पर इन्फ्लेशन का थोड़ा सा मीनिंग तो सबको पता है कि थोड़ा ना महंगाई बढ़ रही है। जैसे फॉर एग्जांपल एक बास्केट ऑफ गुड्स है, ठीक है ना, एक बास्केट ऑफ गुड्स है, आज अगर ये 100 रुपए की आ रही है और एक साल बाद ये 105 रुपए की हो जाए तो कहीं ना कहीं हम बोलेंगे ना कि महंगाई बढ़ गई है, इन्फ्लेशन हो रहा है, राइट। तो ये सारी चीजें, इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया जाता है आरबीआई के द्वारा, वो है थ्रू इट्स मॉनेटरी पॉलिसी। एंड मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू कैसे, मनी सप्लाई को कंट्रोल करके या फिर क्रेडिट फ्लो को अकॉर्डिंगली मैनेज करके। तो आरबीआई देख लेता है कि इन्फ्लेशन ज्यादा हो रही है तो अब मनी सप्लाई को कम कर देना है, और इन्फ्लेशन अगर कम हो गई है और थोड़ा मतलब ना मार्केट में डिमांड को बूस्ट करना है तो अकॉर्डिंगली सप्लाई को बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। मैं और समझाऊंगा भी कैसे किया जाता है, पर अभी के लिए इतना हम समझ गए। अब मैंने आपके साथ डिस्कस किया था क्वालिटेटिव के बारे में एंड क्वांटिटेटिव टूल्स के बारे में। तो क्वांटिटेटिव क्या होते हैं, देखो क्वांटिटेटिव टूल्स ऐसे होते हैं जो पूरी की पूरी इकोनॉमी को इंपैक्ट करते हैं, ठीक है ना, जो बेसिकली पूरे वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट को, उनमें ऐसा नहीं होता कि वो एक पर्टिकुलर सेक्टर को टारगेट करें, नहीं, वो पूरी की पूरी क्रेडिट फ्लो को ही इंपैक्ट करते हैं। ये कुछ जनरल मेजर्स होते हैं जो टोटल वॉल्यूम को इंपैक्ट करते हैं। ऑन द अदर हैंड क्वालिटेटिव क्या होते हैं, वो ऐसे होते हैं जो एक सर्टेन टाइप्स को बोरोवर्स को इंपैक्ट करते हैं। मैं एक एक करके ना आपके साथ क्वालिटेटिव भी डिस्कस करूंगा, क्वांटिटेटिव भी, उसके साथ आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी कि एग्जैक्टली इन चीजों का मीनिंग क्या होता है, राइट। देखो पहले डिस्कस करते हैं क्वांटिटेटिव मेजर्स के बारे में। क्वांटिटेटिव मेजर्स के अंदर आ जाते हैं रिजर्व रेशियोज, जैसे कि कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। उसके साथ ही साथ एलएएफ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, इसके अंदर आ जाता है आपका रेपो, रिवर्स रेपो एंड मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, एंड तीसरा आ जाता है ओएमओ यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशन। इन सभी को एक एक करके समझते हैं। पहले समझो सीआरआर के बारे में। देखो सीआरआर की फुल फॉर्म क्या होती है, सीआरआर की फुल फॉर्म होती है कैश रिजर्व रेशियो। अब इसके अंदर क्या होता है, देखो मान लो आप हो, ठीक है, आपने 1000 रुपए जो हैं बैंक के पास गए डिपॉजिट करवाने, ठीक है, आप गए बैंक के पास 1000 रुपए डिपॉजिट कराने। अब बैंक इसमें से क्या करेगा, बैंक 960 रुपीज हो गए, यानी कि बैंक उसमें से कुछ पैसा अपने पास रख लेगा और बाकी का कुछ पैसा वो भेज देगा आरबीआई के पास। जैसे फॉर एग्जांपल आज के टाइम पे जो सीआरआर है ना वो 4% चल रहा है, तो यानी कि आपने डिपॉजिट कितना कराया था 1000, तो 1000 का 4% बताओ मुझे कितना होता है, वो होता है 40 रुपए। तो यानी कि 40 रुपए जो होंगे ना वो बैंक आरबीआई के पास भेज देगा, जो बाकी के बच गए यानी कि 960 रुपीज वो अपने पास रख लेगा, ठीक है। तो ये जो 4% हुआ ना, बेसिकली 4% जो होगा टोटल डिपॉजिट का, टोटल डिपॉजिट ना बोल के मैं बोलूंगा एनडीटीएल। एनडीटीएल क्या होता है, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। मैं ये भी समझाता हूं आपको। देखो आपने डिमांड डिपॉजिट के बारे में सुना होगा, ठीक है ना, कि आप पर्टिकुलर बैंक के पास जाते हो और डिमांड के बेसिस के ऊपर अपना कभी भी उसमें से पैसा निकलवा लेते हो। उसी तरह से आपने फिक्स डिपॉजिट एंड रेकरिंग डिपॉजिट एफडीआरडी के बारे में सुना होगा। ये होते हैं टाइम लायबिलिटीज, और ये वाली चीजें क्या थी, ये होती हैं डिमांड लायबिलिटीज। तो डिमांड लायबिलिटीज एंड टाइम लायबिलिटीज माइनस डिमांड लायबिलिटीज प्लस टाइम लायबिलिटीज माइनस नेट डिपॉजिट विद अदर बैंक, इसको बोलते हैं एनडीटीएल, ठीक है। अगर ये फॉर्मूला नहीं भी क्लियर होगा कोई भी इशू नहीं है, इसको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि थोड़ा ज्यादा ये टेक्निकल हो रहा है, बट सिंपली आप समझो कि एनडीटीएल का कुछ पोर्शन, यानी कि इस केस में जैसे 4% जो था वो बैंक को अलग रखना पड़ता है, और वो कहां जाता है, वो जाता है आरबीआई के पास, ठीक है। बहुत ही ध्यान से सुनना है,
पैसा किसके पास जाएगा? ये पैसा जाता है आरबीआई के पास। एक और इंपॉर्टेंट चीज, बैंक को यहां पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब बैंक ने ये बेसिकली एक तरीके का ना, मान लो कि बैंक को लॉस है। क्यों है लॉस? क्योंकि बैंक को इसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिल रहा, ठीक है। ये चीज भी हम समझ गए। और क्या हमें समझने की जरूरत है? इसके साथ ही आरबीआई इस चीज को कैसे यूज कर सकता है? आरबीआई इसको कैसे यूज करता है? वो है सीआरआर को इंक्रीज करके। देखो सोचने की कोशिश करो, मान लो अभी है मार्केट में इन्फ्लेशन, ठीक है, मार्केट में महंगाई बहुत ज्यादा है, और आज मान लो सीआरआर है 4%, ठीक है जी। अब देखो, अब आरबीआई ने क्या करना है? आरबीआई ने इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लेके आना है। तो इन्फ्लेशन को अगर कंट्रोल में लेके आना है तो कंट्रोल में कैसे लेके आएंगे? जब मार्केट में से जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। और डिमांड कैसे कम होगी? डिमांड कम होगी जब बैंक की लेंडिंग कैपेसिटी कम होगी, ठीक है ना, कि बैंक अगर कम लोन देंगे, ठीक है ना, अगर बैंक लोन कम देंगे तो मार्केट में डिमांड अपने आप कम हो जाएगी। तो इसी तरह से बैंक्स, आरबीआई क्या करता है? आरबीआई जो सीआरआर 4% है ना, इसको मान लो कर देता है 5%। अब यहां पर जब उसको 40 रुपए अलग रखने पड़ रहे थे, अब इस केस में उसको रखने पड़ेंगे कितने? 50 रुपए एक्स्ट्रा। तो जो पहले 960 रुपीज बैंक के पास था, जो वो आगे किसी और पर्पस के लिए यूज कर सकता था, अब वो कितना रह जाएगा? अब वो रह जाएगा सिर्फ 950। तो सिर्फ 950 उसके पास रहा, तो बैंक की लेंडिंग कैपेसिटी कम हो गई। और जैसे लेंडिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी तो अकॉर्डिंगली मार्केट में वो लोन भी कम दे पाएंगे, और लोन कम दे पाएंगे तो अकॉर्डिंगली डिमांड भी नीचे आ जाएगी। समझ आया? तो इस तरह से जब आरबीआई सीआरआर को बढ़ा देता है तब बैंक्स की लेंडिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, एंड जो मार्केट में इन्फ्लेशन था वो अब कंट्रोल में आ जाता है। समझ आ गया? बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं एसएलआर के बारे में। देखो थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है बिटवीन सीआरआर एंड एसएलआर, तो वही हम समझ लेते हैं आज। देखो सीआरआर में मैंने आपको क्या समझाया? सीआरआर में मैंने समझाया कि पैसा किसके पास रखना है? पैसा रखना है आरबीआई के पास, साथ ही साथ बैंक को इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, राइट। ऑन दी अदर हैंड जब मैं बात करता हूं एसएलआर की, इस केस में क्या होता है? बैंक को जो पैसा रखना होता है वो या तो देखो कैश में भी रख सकते हैं, गोल्ड की फॉर्म में, या आरबीआई की कुछ अप्रूव्ड सिक्योरिटीज के बारे में, ठीक है। पिछले केस में देखो क्या था? पिछले केस में ये जो स्पेसिफाइड पोर्शन था ये सिर्फ कैश की फॉर्म में ही आरबीआई के पास रख सकते थे, बट एसएलआर के केस में ये कैश भी हो सकता है, गोल्ड भी हो सकता है, एंड एसएलआर आरबीआई अप्रूव्ड सिक्योरिटीज भी हो सकती हैं, ठीक है। और सीआरआर के केस में मैंने आपको क्या बताया? सीआरआर के केस में बताया था कि बैंक को कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। ऑन दी अदर हैंड जब मैं बात करता हूं एसएलआर के बारे में, तो बैंक्स को यहां पे इंटरेस्ट मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं आरबीआई अप्रूव्ड सिक्योरिटीज की, तो जब आरबीआई की अप्रूव्ड जो सिक्योरिटीज होती हैं, जो G-Secs होते हैं बेसिकली, मान लो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो उनपे कुछ इंटरेस्ट बैंक्स जो हैं वो अर्न कर सकते हैं, तो इसलिए एसएलआर पे इनको कुछ इंटरेस्ट मिल सकता है। उसके साथ ही साथ जैसा हमने सीआरआर के केस में जाना था, बिल्कुल सेम चीज एसएलआर के केस में भी होती है कि मान लो मार्केट में इन्फ्लेशन है, अब इन्फ्लेशन को अगर मैनेज करना है तो क्या करना होगा? तो मनी सप्लाई को मैनेज करना होगा, उसको कम करना होगा। वो कैसे होगा? जब एसएलआर को बढ़ा देंगे तो यानी कि बैंक्स को ज्यादा पैसा साइड में रखना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड एंड आरबीआई अप्रूव्ड सिक्योरिटीज, यानी कि अब वो लेंड कम कर पाएंगे। अब क्योंकि लेंड कम कर पाएंगे तो अकॉर्डिंगली मार्केट में डिमांड जो बढ़ी हुई थी वो कम हो जाएगी, और डिमांड कम हो जाएगी तो अकॉर्डिंगली जो इन्फ्लेशन था वो कंट्रोल में आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखो अभी वैसे एसएलआर ना 18% है, बट मान लो कि एसएलआर 20% है, तो उसके इसका एग्जांपल देख लो। अगर एक पर्सन ने 1000 रुपए कराए डिपॉजिट एक बैंक के पास, तो उसके बाद क्या हुआ? अब इस 1000 में से जितना भी एसएलआर है, यानी कि 20% कितना हो गया? 200 रुपए। तो ये जो पर्टिकुलर 200 रुपए थे ना, अब बैंक्स को इस 200 रुपए का क्या करना पड़ेगा? या तो कैश रखना पड़ेगा 200 का अलग से, या गोल्ड रखना पड़ेगा, या फिर आरबीआई अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। तो मान लो ये आरबीआई अप्रूव्ड सिक्योरिटीज का 200 रुपए बैंक ने इन्वेस्ट कर दिए, तो बचा कितना बैंक के पास? बैंक के पास बचा सिर्फ और सिर्फ 800 रुपया। तो ये 800 रुपया जो है ये बैंक लेंड कर सकता है, ठीक है। अब मान लो कि इन्फ्लेशन है आज के टाइम पे, और आरबीआई ने क्या करना है? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है,
और SLR है आज के टाइम पे मान लो 20%। तो अब क्या करे आरबीआई कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाए, तो आरबीआई क्या कर सकता है, SLR को बढ़ा सकता है। देखो बढ़ाने से क्या होगा, SLR बढ़ाने से ये जो पहले 200 रुपया था ना, अब मान लो अगर वो 25% कर देता है तो ये हो जाएगा 200 की जगह कितना, 250। तो यानी कि 1000 में से 250 रुपए अलग रखना पड़ेगा पैसा, तो बाकी बचा कितना पैसा, बाकी बचा 750। तो अब बैंक सिर्फ 750 रुपीज आगे किसी और को लेंड कर सकते हैं। तो लेंडिंग कैपेसिटी बैंक की कम हो गई। अब लेंडिंग कैपेसिटी कम होगी तो मार्केट में डिमांड कम हो जाएगी उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली, कि उतना लोन नहीं जा पाएगा मार्केट के अंदर, और मार्केट के अंदर जब डिमांड थोड़ा सा कम हो जाती है तो साथ ही साथ इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में आ जाएगा। तो एसेंशियली देखो बना क्या, बना ये कि अगर आरबीआई को इन्फ्लेशन को कम करना हो तो वो क्या कर सकता है, सीआरआर को बढ़ा सकता है, एट द सेम टाइम एसएलआर को भी इंक्रीज करेगा। ठीक है ना, तो अगर इन्फ्लेशन को चेक करना हो तो सीआरआर एंड एसएलआर को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है जी, ये था रिगार्डिंग एसएलआर। ठीक है, आगे चलते हैं, डिस्कस कर लेते हैं रेपो रेट के बारे में। रेपो रेट क्या होता है, देखो एक मैं एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल रेपो रेट का ना फुल फॉर्म पता क्या होता है, फुल फॉर्म होता है रीपर्चेज ऑप्शन या रीपर्चेज एग्रीमेंट भी बोल सकते हो। देखो होता क्या है, अब मान लो ये है हमारा पर्टिकुलर बैंक, अब इस पर्टिकुलर बैंक को चाहिए पैसा। अब पैसा कौन प्रोवाइड करेगा, इसको पैसा प्रोवाइड करेगा सेंट्रल बैंक, आरबीआई प्रोवाइड करेगा पैसा। ठीक है, तो आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई इसको लोन पे पैसा दे देगा। ठीक है ना, आरबीआई ने ये पर्टिकुलर पैसा ये लोन पे कमर्शियल बैंक को दे दिया, बट ये कमर्शियल बैंक को कुछ कोलैटरल भी तो देना होगा आरबीआई को, और वो कोलैटरल क्या होता है यहाँ पे, वो होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है ना, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो होगी वो बैंक आरबीआई को देगा। तो बेसिकली देखो हुआ क्या, बैंक को चाहिए था लोन, बैंक ने पैसे ले लिए आरबीआई से, इन दी अदर हैंड बैंक ने जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज थी वो आरबीआई को दे दी। ठीक है, पर रीपर्चेज का मीनिंग क्या हुआ, देखो रीपर्चेज का मतलब ये हुआ कि बैंक ने वादा किया है, क्या वादा किया है कि कुछ टाइम के बाद जब उसके पास पैसे आ जाएंगे, ठीक है ना, तो वो पैसा इसको वापस कर देगा आरबीआई को, साथ ही साथ उस लोन का इंटरेस्ट भी वापस कर देगा। ठीक है, और जो यहां पे इन्होंने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आरबीआई के पास रखी थी ना, उन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को वापस आरबीआई से वो खरीद लेगा। समझ आया? तो देखो हुआ क्या, पहले जो कमर्शियल बैंक था उसने सिक्योरिटीज आरबीआई को दे दी इन बिहाफ ऑफ लोन, कि लोन आरबीआई ने दिया तो उसके जगह पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दे दी। फिर बाद में जब उसने पैसा वापस करना हुआ कमर्शियल बैंक ने, तब क्या हुआ, तब पैसा तो उसने वापस कर दिया, और जो आरबीआई के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पड़ी हुई थी वो आरबीआई ने अकॉर्डिंगली वापस कर दी। तो ये होता है रीपर्चेज का मतलब, कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है ना, मैं वो कुछ टाइम के बाद रीपर्चेज कर लूंगा आरबीआई से। ठीक है ना, तो यहां पे जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दी जा रही थी वो बाद में यहां पर रीपर्चेज करी जा रही हैं, तो यहां से नाम आया है रेपो, यानी कि रीपर्चेज ऑप्शन। और अगर मैं बात करूं रेपो का सिंपल मीनिंग क्या होता है, एक ऐसी रेट जिसके ऊपर बैंक्स आरबीआई से पैसा बोरो करते हैं, यानी कि जब बैंक्स को पैसा चाहिए होगा और आरबीआई से वो लेंगे तो किस रेट पे बोरो करेंगे, वो बोरो करेंगे रेपो रेट पे। ठीक है, अभी करंटली रेपो रेट क्या चल रहा है, देखो करंटली 4% चल रहा है। ठीक है, ये जीसेक का कॉन्सेप्ट मैं समझा ही चुका हूं। एक इंपॉर्टेंट चीज और नोट करने वाली ये है कि जो एसएलआर कोटा देखा ना, एसएलआर कोटा में याद है क्या क्या चीजें डाल सकते थे, एक कैश, गोल्ड और गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज, सॉरी आरबीआई अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। तो एसएलआर की जो कोटा सिक्योरिटीज है ना, वो यहां पर यूज नहीं की जा सकती। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पे ना यूपीएससी आपको ट्रिक कर देगा कि बैंक्स कैन यूज एसएलआर कोटा फॉर रेपो रेट। ठीक है ना, आपने बोलना है कि नहीं, ये ऐसा यूज नहीं कर सकती। एसएलआर कोटा के अबव जो भी और सिक्योरिटीज होंगी उनको यहां पे यूज किया जाएगा, पर एसएलआर कोटा वाली सिक्योरिटीज नहीं यूज करी जा सकती। ठीक है, तो रेपो रेट क्या हुआ, रेपो रेट हुआ वो रेट जिसके ऊपर बैंक्स आरबीआई से पैसा लेते हैं। ठीक है, उसी तरह से रिवर्स रेपो रेट, देखो रिवर्स रेपो रेट बिल्कुल इसका ऑपोजिट हो जाता है। वहां क्या हो रहा था रेपो में हो रहा था कि बैंक्स जो हैं वो आरबीआई से पैसा ले रहे थे। यहां पर क्या होगा, यहां पर बैंक्स के पास अगर ज्यादा फंड आ गया ना, कई बार ऐसा भी तो हो सकता है कि पैसा ज्यादा आ चुका हो, तो वो ज्यादा पैसा क्या करेंगे, वो बैंक्स आरबीआई के पास पार्क कर देंगे। ठीक है ना, तो कमर्शियल बैंक है उसके पास है सरप्लस कैश, यानी कि जरूरत से ज्यादा पैसा आ गया है,
तो वो क्या करेंगे, वो जरूरत से ज्यादा पैसा बैंक आरबीआई के पास रख देंगे। आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई बदले में इनको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दे देगा एज अ कोलैटरल समझ लो, ठीक है। फिर कुछ दिन बाद जब वो पैसा वापस करना होगा तो क्या होगा, तो जो बैंक होगा, सॉरी आरबीआई होगा, आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई जो पैसा लिया था वो प्लस रिवर्स रेपो रेट का जितना इंटरेस्ट होगा वो वापस करेगा, और जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यहां पर जो आरबीआई ने बैंक को दी थी अब वो बैंक आरबीआई को वापस कर देगा, ठीक है। तो दोनों चीजों में आपने ध्यान रखना है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का लेन देन हो रहा है, पैसा तो आ ही रहा है एक जगह, एक टाइम पे बैंक से आरबीआई की तरफ और एक टाइम में आरबीआई से बैंक की तरफ, बट उसके साथ ही साथ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का भी एक्सचेंज साथ ही साथ चल रहा है, ठीक है। एक चीज और ध्यान में रखो कि जो रिवर्स रेपो रेट होता है वो हमेशा ही हमेशा रेपो से कम होता है। जैसे मैंने आपको क्या बताया था, रेपो रेट होता है 4%, अभी करंटली जो रिवर्स रेपो रेट चल रहा है वो है 3.35%। ये 4% क्या है, वो लोन का रेट जिसके ऊपर आरबीआई पैसा बैंक्स को दे रहा है, ठीक है। ये हो गया रेपो, ठीक है जी। उसी तरह से अगर मैं बात करूं रिवर्स रेपो की, वो है 3.35%। 3.35% का मीनिंग बैंक्स जो अपना एक्स्ट्रा पैसा है वो आरबीआई के अंदर जब पैसा डाल देते हैं उनको ये पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट मिलेगा, दैट इज 3.35%। तो ये क्या हो गया, ये हो गया रिवर्स रेपो रेट। उसी तरह से एक तीसरी चीज होती है दैट इज एमएसएफ रेट। एमएसएफ क्या होता है, एमएसएफ होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। देखो रेपो रेट ना वैसे तो देखो लंबे टाइम के लिए, थोड़े शॉर्ट टर्म के लिए होता है, आजकल लंबे टर्म के लिए भी आने लग गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोविड-19 के टाइम पे ना 1 to 3 ईयर के लिए भी रेपो रेट ऑपरेशंस किए जा रहे थे। बट अगर मैं बात करूं एमएसएफ की, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज, तो ये किसके लिए होता है, ये होता है ओवरनाइट फंड्स के लिए, कि बैंक्स को मान लो अचानक से जरूरत पड़ेगी अच्छे खासे पैसे की, कि अचानक से उनको ओवरनाइट के लिए पैसों की जरूरत है, तो जिस रेट पे वो आरबीआई से पैसा बोरो करेंगे उसको बोल दिया जाएगा क्या, उसको बोल दिया जाएगा एमएसएफ रेट, यानी कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये रेपो रेट से ज्यादा होता है। रेपो रेट से ज्यादा, लॉजिकली सोचो रेपो रेट से ज्यादा क्यों होता है, देखो होता क्या है ना, यहाँ पे आपको अचानक ही जरूरत है, जब आपको अचानक बहुत ही जल्दबाजी में जरूरत होती है तो पैसा हमेशा ज्यादा ही रेट पे मिलेगा ना। उसी तरह से मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के अंदर भी जो रेट यूज होती है वो रेपो रेट से ज्यादा होती है। अगर मैं बात करूं करंट सिनेरियो की, तो करंट सिनेरियो में आई थिंक अराउंड ना 4.25% चल रहा है, ठीक है ना। तो हुआ क्या आज के टाइम पे, 4.25% क्या है, ये है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, 4% क्या है, ये है रेपो रेट, और 3.35 क्या है, ये है रिवर्स रेपो रेट, ठीक है ना। तीनों का मीनिंग क्लियर है। और एक चीज होती है पॉलिसी कॉरिडोर। पॉलिसी कॉरिडोर का मीनिंग क्या होता है, पॉलिसी कॉरिडोर होता है एमएसएफ यानी कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी माइनस रिवर्स रेपो रेट, यानी कि इनमें से जो हाईएस्ट है वो क्या है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, माइनस जो सबसे कम है वो क्या है, रिवर्स रेपो रेट, दोनों के बीच का डिफरेंस, ये होता है पॉलिसी कॉरिडोर। अब इसमें एक चीज और नोटिस करो, यहां पर जो एसएलआर अप्रूव्ड सिक्योरिटीज हैं उनको भी यूज किया जाता है अप टू अ सर्टेन लिमिट। जब हमने रेपो रेट किया था, देखो रेपो रेट में भी यही हो रहा है कि बैंक्स जो है वो आरबीआई से पैसा ले रहे हैं, बट उसके अंदर जो गवर्नमेंट एसएलआर आरबीआई अप्रूव्ड सिक्योरिटीज होती है, यानी कि सॉरी एसएलआर वाली जो कोटा सिक्योरिटीज होती हैं उनको यूज नहीं किया जा सकता, बट यहां पे उनको यूज किया जा सकता है। और कितना बोरो कर सकते हैं ओवरनाइट के लिए, दैट इज 2% ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। तो आई होप आपको रेपो, रिवर्स रेपो एंड एमएसएफ में फर्क अच्छे से पता लग गया होगा, राइट। आगे चलते हैं, डिस्कस कर लेते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस के बारे में, ठीक है। देखो अभी तक ना जो समझने की कोशिश क्या करो कि जब भी आरबीआई को इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना होता है, ठीक है ना, इन्फ्लेशन को अगर मान लो कंट्रोल करना है, बेसिकली इन्फ्लेशन को अगर कम करना है, तो कम करने के लिए क्या होगा कि लोगों के हाथ में जो डिमांड बढ़ी हुई है ना उस डिमांड को कम कर दो। वो डिमांड कैसे कम होती है, जब पैसा कम होता है मार्केट में। पैसा कैसे कम होता है, जब बैंक्स की लेंडिंग कैपेसिटी कम होती है, ठीक है। तो ये चीज तो हम समझ गए। अब आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू ये चीज कैसे कर रहा है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए डिमांड को कम करना। देखो वो क्या हो रहा है इस केस में, समझो जैसे मान लो
ये है आरबीआई, ठीक है, और ये है हमारा कमर्शियल बैंक, जो भी कोई भी बैंक मान लो। अब हुआ क्या इस केस में, कुछ बॉन्ड्स या फिर जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं वो आरबीआई ने इनको सेल कर दी, ठीक है ना, आरबीआई ने बॉन्ड्स सेल कर दिए। अब बॉन्ड सेल करे हैं तो इसके बदले में जो बैंक्स होंगे वो आरबीआई को क्या देंगे, वो देंगे पैसा, ठीक है ना। जैसे बॉन्ड्स जो हैं वो बैंक वालों ने खरीद लिए, ठीक है ना। अब बॉन्ड्स खरीदे हैं तो वापस में कुछ देना भी तो पड़ेगा, वो दे दिया पैसा। अब जैसे ही वो ये चीज हुई ना, अब पैसा देखो, पैसा आ गया आरबीआई के साथ पास आ गया है एंड कमर्शियल बैंक में से माइनस हो गया है। तो यानी कि कमर्शियल बैंक्स के पास अब क्या हुआ, कमर्शियल बैंक से पैसा कम चला गया। अब कम चला गया तो बैंक्स की लैंडिंग कैपेसिटी क्या होगी, कम। अब बैंक की लैंडिंग कैपेसिटी कम होगी तो नीचे पैसे पहुंचेगा ही नहीं लोगों के पास, इंडिविजुअल एंड कंपनीज के पास कम पैसा पहुंचेगा और जो डिमांड बढ़ी हुई थी अब वो हो जाएगी कम। समझ आया? दोबारा से बता देता हूं हुआ क्या। बैंक ने जो आरबीआई ने बॉन्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेल करी। जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेल करेगा तो जो बैंक्स होंगे वो बैंक को कुछ देना भी पड़ेगा, तो बैंक्स ने कुछ पैसा जो था वो आरबीआई को दे दिया। अब बैंक्स के पास पैसा रह गया कम, अब बैंक के पास पैसा रह गया कम तो मार्केट में पैसा रह गया कम एंड अकॉर्डिंगली जो डिमांड बढ़ गई थी वो आ जाएगी नीचे, तो इन्फ्लेशन हो जाएगी इससे कंट्रोल, ठीक है। अब इसी का ही अपोजिट तरीका देख लो, अपोजिट में क्या हो रहा है, देखो अपोजिट में क्या होगा, यहां पर जो बैंक के पास ना बॉन्ड पड़े हुए थे उन बैंक्स ने अपने बॉन्ड सेंट्रल बैंक को बेच दिए, ठीक है ना। जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज थी बैंक्स के पास, बैंक ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आरबीआई को बेच दी। इसके बदले में जो आरबीआई के पास पैसा था वो उसने आरबीआई ने जो पैसा था वो बैंक्स को दे दिया। अब बैंक्स के पास जो पैसा है वो बढ़ गया। अब बैंक्स के पास पैसा बढ़ गया तो मार्केट में ज्यादा पैसा जाएगा, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो इंडिविजुअल एंड कंपनीज के पास पैसा ज्यादा बढ़ेगा एंड अकॉर्डिंगली जो डिमांड नीचे थी वो डिमांड अब इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। तो यानी कि बनना क्या, जब सिक्योरिटी को सेल किया जाता है आरबीआई के द्वारा, यानी कि पिछला केस जब सिक्योरिटी को आरबीआई के द्वारा यहां पे सेल किया गया तो बैंक से पैसा आरबीआई की तरफ चला गया तो मार्केट में पैसा कम रह गया एंड अकॉर्डिंगली विड्रॉ हो गया मनी फ्रॉम द बैंक। उसी तरह से जब सिक्योरिटी को आरबीआई ने खरीद लिया, तो आरबीआई ने जब सिक्योरिटी को खरीदा तो बैंक्स के पास ज्यादा पैसा चले गया उन सिक्योरिटीज की वजह से एंड अकॉर्डिंगली मार्केट में पैसा बढ़ गया एंड लिक्विडिटी मार्केट में इंजेक्ट हो गई, ठीक है। तो ये था ओपन मार्केट ऑपरेशंस के बारे में। ये सारे के सारे हम क्या पढ़ रहे हैं, क्वांटिटेटिव टूल्स के बारे में। अब चलते हैं क्वालिटेटिव मेजर्स के बारे में। क्वालिटेटिव मेजर्स क्या होते हैं ये मैं समझा चुका हूं, इनके जरा नाम देख लो और एक एक थोड़ा ना ब्रीफ में जान लेते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। पहली चीज है गाइडलाइंस। जैसे फॉर एग्जांपल आरबीआई ना बैंक को बोल दे कि आपको ना ये चीज ऐसे करनी चाहिए, उसको हम बोल देते हैं गाइडलाइन। उसी तरह से हो जाता है मॉरल सुएशन, यानी कि मान लो कि आरबीआई ने डिस्कशंस, मीटिंग्स, लेटर्स, हिंट, यानी कि आरबीआई क्या चाहता है, आरबीआई बैंक से कुछ करवाना चाहता है और उसके लिए क्या तरीका अपना रहा है, या तो उनके साथ डिस्कशन कर लेता है, कुछ लेटर भेज देता है, कोई मीटिंग में उनको बोलता है कि आपको ये चीज ऐसे करनी चाहिए, तो मॉरल सुएशन उसको बोला जाता है। देखो नाम में ही समझो मॉरल सुएशन, तो मॉरली एक तरीके ना स्यूट करने की कोशिश करी जा रही है आरबीआई के द्वारा थ्रू परसुएशन एंड प्रेशर। आगे क्या आ जाता है, क्रेडिट रैशनिंग। क्रेडिट रैशनिंग का मतलब कि आरबीआई के पास कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जिसके थ्रू वो इंश्योर करें कि किस पर्टिकुलर सेक्शन को कितना लोन देना है, जैसे कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। देखो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्या होती है, जैसे फॉर एग्जांपल आरबीआई आपको बोल देगा हर बैंक को कि आपने ना एग्रीकल्चर वालों को इतने % लोन देना है, या फिर एमएसएमई वालों को इतने % लोन देना है, रिन्यूएबल एनर्जी को इतने % लोन देना है। तो इन पर्टिकुलर ये जो डिफरेंट मान लो ब्रैकेट्स बना दी है कि इतने % लोन देना है, इसके थ्रू क्रेडिट रैशनिंग हो रही है कि यानी कि इस पर्टिकुलर सेक्शन को कितना लोन देना है वो आरबीआई डिसाइड कर रहा है। ये भी एक क्वालिटेटिव मेजर में आ जाएगा। उसके साथ ही मार्जिन रिक्वायरमेंट। देखो मार्जिन रिक्वायरमेंट का मीनिंग क्या होता है, मार्जिन रिक्वायरमेंट का मीनिंग होता है कि आपकी मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी एंड मैक्सिमम लोन वैल्यू। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ना कुछ गोल्ड पड़ा हुआ है, मान लो 10 लाख का, ठीक है, और आपको बैंक से चाहिए लोन, ठीक है, बैंक से चाहिए आपको लोन, तो आपको ये जो गोल्ड है यहां पे बैंक के पास कोलैटरल रखना पड़ेगा ना, ठीक है। तो
तो ये पर्टिकुलर 10 लाख के कोलेटरल के बदले में आपको कितने रुपीस का लोन मिल सकता है, ये क्या चीज डिसाइड करती है, ये डिसाइड किया जाता है मार्जिन रिक्वायरमेंट के ऊपर। यानी कि गोल्ड की देखो मार्केट वैल्यू कितनी है 10 लाख एंड मैक्सिमम लोन वैल्यू कितनी मिल सकती है, उसके बेसिस पे आपके पास मार्जिन रिक्वायरमेंट आ जाती है। उसके साथ ही डायरेक्ट एक्शन, डायरेक्ट एक्शन का मतलब जैसे आरबीआई कोई बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहा है, जैसे किसी बैंक के ऊपर पेनल्टी लगा दी या फिर बैंक का लाइसेंस ही कैंसिल कर दिया, तो इस तरीके के एक्शंस भी आरबीआई के द्वारा लिए जाते हैं एंड ये आ जाते हैं क्वालिटेटिव मेजर्स के अंदर। उसके अलावा कंज्यूमर क्रेडिट, कंज्यूमर क्रेडिट मतलब जैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हो गया कि आप टीवी ले रहे हो, फ्रिज ले रहे हो, उसके ऊपर आप कितना क्रेडिट आपको अवेलेबल है ऑन परचेज ऑफ सर्टेन कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ये भी कंज्यूमर क्रेडिट के अंदर आ जाता है। तो ये सारे के सारे थे क्वालिटेटिव। देखो क्वांटिटेटिव में क्या पढ़ा हमने, पढ़ा सीआरआर, एसएलआर, रेपो, रिवर्स रेपो, एमएसएफ एंड ओपन मार्केट ऑपरेशंस के बारे में, और जो क्वालिटेटिव थे उनके अंदर आ गए ये सारी चीजें। तो आई होप अगर आपसे यूपीएससी पूछे ना कि इनमें से कौन सा क्वालिटेटिव है कौन सा क्वांटिटेटिव है, आप इजीली उन चीजों को आइडेंटिफाई कर लोगे।